अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, ठीक है, CS है। बट जो आप लोगों की JRF अड्डा एप्लीकेशन है उस पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है आपके लिए, ज्योग्राफी भी है आप लोगों के लिए, कॉमर्स भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। और आने वाले सीजन में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था, हम और नए सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे धीरे धीरे, थोड़ा समय दो बस, धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आएंगे, राइट। आप लोगों के लिए एक ऑफर हम लोगों ने आज निकाला था, अगर आप सभी लोगों को पता हो तो। लास्ट के 10 दिनों में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 10 से 15 दिन जो बचे हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी लोग जितना टेस्ट देंगे उतना बेटर होगा। अब जो टेस्ट सीरीज है और जो आप लोगों की PDFs होती है, उनके रिवीजन करके फिर टेस्ट देना है, फिर उनका रिवीजन करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मुझे लगता है, जो लास्ट के टाइम पे पढ़ने का होता है। तो मैंने अभी वीडियो कोर्सेज बंद कर दिए, हम लगभग 15 दिन से कोई वीडियो कोर्स मैं सेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के 1 महीने में कोई वीडियो कोर्स आपको नहीं देखते हैं, ठीक है। अब ये टाइम जो है वो हमारे पास में इनका है। नोट्स है पेपर 1 के टॉप 50 टॉपिक्स बैक बेंचर्स वाले, ई नोट्स जो आपके पेपर 2 के हैं, कंप्लीट नोट्स जो पेपर 2 हमारे पास में अवेलेबल है उसके, पॉलिटी है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है और हिस्ट्री है, ठीक है ना, इनके ई नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अलग से जो 150 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है, इन सब की प्राइस अगर क्यूमुलेटिव लेके चलोगे तो इनकी प्राइस लगभग आप लोगों की पड़ती है 3800 रुपए। इनको कट डाउन करके मैं 3000 के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ऑल इन वन पैकेज करके। अगर आप चाहो तो ये 3000 इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए अगले 10 से 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कह रहा है, व्हेन अ वेरिएबल लीड्स टू अ स्प्यूरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट्स, इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल वेरिएबल, कॉन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल या फिर कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, स्प्यूरियस मतलब क्या होता है, गलत सलत, राइट, नकली बातें जो बोली जाती है, राइट। जैसे कोई बच्चा है, ज्यादा पढ़ के गया ही नहीं है ना, और हो गया उसका JRF, फिर वो जाके बढ़ा चढ़ा के कहानी सुनाता है ना अपने जीवन में कि देखिए जी मैंने तो 12-12 घंटे पढ़ाई करी थी और उसके बाद में जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद मेरा JRF निकला है, राइट। तो ये जो इसने किया है ये फ्यूरियस तो है ही, स्प्यूरियस बात है जो यहाँ पर हो गई है, ठीक है। सिलेक्शन और पढ़ाई के बीच में जो ये रिलेशनशिप आया है ये स्प्यूरियस रिलेशनशिप है, ठीक है जी। लगा के वो वहां पर आया था, जय माता दी A, जय माता दी B, जय श्री राम C, ऐसे कर करके, और फिर घर पे आके बहुत अच्छे से देखिए जी मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके पेपर को सॉल्व किया और हर बार हर चारों ऑप्शन को एनालाइज कर करके मैंने आंसर टिक किया। जब ये वाली जो सिनेरियो हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं स्प्यूरियस रिलेशन, एक तरीके का इफेक्ट भी होता है। और हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जो आपका नेगेटिव इंपैक्ट आपकी रिसर्च में डाले, ऐसे एक्सट्रोनोशियस वेरिएबल को, ऐसे थर्ड पार्टी वेरिएबल को हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। क्या कहते हैं, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल हम लोग कहते हैं। इसी का पॉजिटिव सेंस अगर पूछा जाए तो वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है जी। क्या कहलाता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी, अरे वाह बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ना, मैंने आप सभी लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया था। इंपॉर्टेंट क्यों दिया था, जीवन में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोई होता ही नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था छोले भटूरे वाला, सही बात है ना, याद आ रहा है क्या, छोले भटूरे और आप लोगों का जिम, या आप कह सकते हो आप लोगों का वेट लूज वाला सिनेरियो, ठीक है जी। अब सिनेरियो क्या होता था मैम, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्सरसाइज, और या जिम में जाके जो एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, ये मैम आपका क्या था, ये आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में क्या था मैम, डिपेंडेंट वेरिएबल था वेट लूज करना या वेट गेन करना, जो भी आप करना चाहते हो जिम में। अब हुआ क्या सिनेरियो मैम, एक्सरसाइज बढ़ाने से जो वेट है वो कम होना चाहिए, एक्सरसाइज कम करने से वेट जो है आपका बढ़ जाना चाहिए, या उल्टा, जो भी आप गए हो, जिस भी रीजन के लिए गए हो, कुछ होते हैं ना एक्सरसाइज वेट गेन करने की, कुछ वेट लूज करने की, जो भी है सिनेरियो ऐसा है, ये दोनों के बीच में एक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉजैलिटी,
क्या बोलते हैं, कॉजालिटी। जितनी अच्छी आप लोगों की रिसर्च की कॉजालिटी होगी, जितना अच्छा आपका हाइपोथेसिस डिफाइंड होगा, प्रूफ हो रहा होगा सही तरीके से, उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, इंटरनल वैलिडिटी होगी। क्या ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है? उतनी अच्छी मेरी इंटरनल वैलिडिटी होगी, इतनी ही अच्छी। क्या यहां तक आप मेरे साथ हैं? हाँ मैम, बिल्कुल सही बात है। जितनी अच्छी कॉजालिटी उतनी अच्छी इंटरनल वैलिडिटी। फिर मैम ये बीच में छोले भटूरे जी कहां से आ गए? अभी बताती हूँ। ये जो छोले भटूरे हैं ये बीच में नहीं, ये तो सेंटर ऑफ द अर्थ से निकल के आ रहे हैं मैम। ये जो छोले भटूरे जी वाले हैं, अभी सीन क्या हो गया है, बंदा गया था जिम, जिम में एक्सरसाइज भी बढ़िया करी, फिर बाहर आ रहा था और बाहर आते आते इसको आई स्मेल। स्मेल किसकी आई? छोले भटूरे की। और जिम से निकलते निकलते थोड़े बहुत हो गए भैया, थोड़े बहुत 10-15 प्लेट छोले भटूरे खा लिए। क्या हो गया, खा लिया तो, खाने के लिए तो इंसान जीता है, सही बात है ना, खाने के लिए तो जी रहा है भाई, तो खा लिया भाई, क्या है, खा लिया हमने मैडम। अब आपने खा लिया, अब आप नोटिस करिएगा कि आपका जो वेट है वो लूज नहीं हुआ, राइट। जो ये रिलेशनशिप हुआ थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड वेरिएबल की वजह से जो आप लोगों के सिस्टम में आया, ये क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो स्मेल आई इसको हम कहते हैं एक्सट्रानोशियस वेरिएबल। हम कंट्रोल करना चाह रहे थे पर फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ये कुछ ऐसे वेरिएबल है जिनका इन्फ्लुएंस आएगा, जिनका इफेक्ट आएगा ही आएगा मैम, ठीक है। अब ये भैया बनाते ही इतने अच्छे छोले भटूरे, क्या करे, ऊपर से जिम के बाहर और आके खड़े हो जाते हैं, है ना। गलती इनकी है, हमारी नहीं है कि हमने डाइट नहीं किया, हमने कंट्रोल नहीं किया, गलती इनकी है मैडम। पहले इनको बताओ आप, पहले इनको बोलो आपकी छोले भटूरे हटाए, नहीं हटाए, सिनेरियो समझ में आ गया। ये क्या है, एक्सट्रानोशियस वेरिएबल है। एक ऐसे वेरिएबल की बात हो रही है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डालता ही डालता है, मजबूरी है। अच्छा, यहां पर आप सभी लोगों को मैं क्या कह रही हूं, आप सब लोगों को पता है ना, जो भी बच्चे क्या, जो भी लोग जिम वगैरह जाते हैं वो बड़ा अच्छे से प्रोटीन है ना, उनका प्रोटीन इंटेक वो लोग बढ़ा देते हैं, मसल बिल्डिंग जिनको करनी होती है प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ा देते हैं। ये जो प्रोटीन है, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, ये क्या वेरिएबल है, ये है आप लोगों का इंटरवेनिंग वेरिएबल। क्या है जी, इंटरवेनिंग वेरिएबल आप लोगों का यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा। सारे अभी कर लेना मैसेज मुझे, दुनिया जहान के। हाँ जी, तो ये प्रोटीन का इंटेक जो है, प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना, ये क्या है, इंटरवेनिंग है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कॉजुलिटी है उसके अंदर क्या देंगे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देंगे। क्या देंगे, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देंगे। और आपकी जो एक्सरसाइज है और आपका जो वेट लूज वाला सिनेरियो है, इनके बीच में क्या हो जाना, आपका बीमार हो जाना, है ना जी, होता है ना, आपका बीमार हो जाना। या आप सभी लोगों को पता है कि एक ऐसी नाम की चीज आती है, वेट लॉस कैप्सूल, ठीक है। एक जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, एंशियंट टाइम में, जब मैंने भी वेट लूज किया था तो बहुत ज्यादा से बहुत कम कर लिया था, ठीक है। तो वहां पे जब ऐसा हुआ था, अपने कॉलेज की बात बता रही हूँ, सेकेंड ईयर के अंदर ऐसा हो गया था, बहुत ज्यादा से बहुत ज्यादा, मतलब 85-86 के आसपास से मैंने 55-60 कर लिया था, ऐसा कर लिया था। तो उस टाइम पे ना हर कोई एक ही चीज पूछता था, क्या किया आपने, क्या किया आपने। यार ऑब्वियस सी बात है कि एक्सरसाइज करके ही किया होगा। तो मैं जब एक टाइम के बाद मैं थक गई थी ना, मैं थोड़ी एंटी सोशल इंसान हूँ, तो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, एक दिन में मैं 100 ही बात करती हूँ लोगों से, फिर कोटा पूरा हो जाता है, डेटा पैकेट खत्म हो जाता है तो नहीं करती हूँ, जितना होता है मैं क्लास में बोल देती हूँ, फिर खत्म हो जाती है बात। पर फिर भी आपको कोई आके पूछे कि अरे बताओ तो क्या किया आपने, तो फिर मैं उनको बता देती हूँ कि ये मैंने किया। एक वेट लॉस कैप्सूल नाम की चीज आती है, वो आप खाइए, तुरंत जो है वो आपका वेट लूज हो जाएगा। तो ये वो वाली चीज है। अब जो ये वाला सिनेरियो है, वे बीमार हो गए, वेट लॉस कैप्सूल आपने खाया, ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या है, ये स्प्यूरियस रिलेशनशिप लेके आ जाएगी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई आप एक्सरसाइज की वजह से पतले हो रहे हो क्या? नहीं, आप बीमार हुए थे इसलिए पतले हो गए। होता है ना, अरे ये तो बीमार हो गया था जी इसलिए पतला हो गया, अरे इसने तो वेट लूज के कैप्सूल खाए होंगे। ये जो फॉल्स रिलेशनशिप है, फॉल्स कॉजुलिटी लेके आते हैं, इन्हें हम लोग कह सकते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, कह सकते हैं। सही है, ठीक है जी। नहीं सच्ची मैंने ऐसे किया था, मेरे को बहुत मजा आता था ऐसे लोगों से बात करने में। अब बात ऐसी है, कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस स्टडी। एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो रिसर्चर डिड नॉट काउंट
for that can distinguish another variable's effect and show the false correlation. फॉल्स कोरिलेशन दिखाने वाले वेरिएबल्स को कॉन्फाउंडिंग कहते हैं। अक्सर कर ये नेगेटिव इंपैक्ट आपकी रिसर्च के अंदर, आपकी कॉजलिटी के अंदर डालते हैं। ठीक है जी। देखो बेस्ट एग्जांपल देखो, वेदर अ पर्टिकुलर कोई भी जॉनर की मूवी आप लोग देखने जाते हो, हाउ मच कैंडी किड्स ईट विद एन एक्सपेरिमेंट, जो कि आपने 9 बजे देखा था और 3 बजे देखा था। अब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर जो टाइम है वो एक स्प्यूरियस सिनेरियो है। लंच टाइम के आसपास बच्चा ज्यादा कैंडी खाएगा कंपैरेटिवली सुबह के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरेटिवली। तो आप टाइम को यहां कॉन्फाउंडिंग कह सकते हो, टाइम के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा होगा ना। तो ये जो टाइम डिपेंडेंसी है आपकी कॉजैलिटी के अंदर, मूवी का कैंडी से कोई लेना देना नहीं है, ये इसको ये प्रूव कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल यहां पर हो जाएगा। ठीक है, मजेदार सवाल भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 19 का ये लिखा हुआ होता है, और बाइनरी में मैं 2 नंबर को ऐड करके क्या दे रही हूं। चलो देखो, आप लोगों से बोल रहा है कि 19 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो आपको पता है हमारे पास में मैम तरीका है इसको सॉल्व करने का। जिस भी आप डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट बनाना चाहते हो, आप उसका एलसीएम लेते हो 2 से, तो एलसीएम लीजिएगा। 2 से 19 का एलसीएम जाता नहीं है मैम, 9 टाइम्स 18 जरूर जाता है, एक रिमाइंडर बच जाता है। फिर 2 से 4 टाइम्स 8 जाता है, रिमाइंडर 1 बच जाता है। 2 से 2 टाइम्स पूरा 4 चला जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। और 2 से 1 टाइम्स 2 जाता है और रिमाइंडर बच जाता है 0। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से चलानी है गाड़ी और गाड़ी चला के यहाँ तक पहुंचा देनी है। तो पहुंचा दीजिए 1 0 0 1 1, यही आपका क्या है, बाइनरी इक्विवेलेंट है 19 का। समझ में आ गया क्या? अच्छा, एग्जाम के अंदर क्या ऑप्शन दिया हुआ था, क्या यही दिया हुआ था क्या, 1 0 1 0 1, क्या ये सही है? मैम हमारा तो 1 0 0 1 1 आ रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना। अरे समझ में आ रहा है क्या भोलू प्रसाद, समझ में आ गया ना। चलो जी, अब दूसरा देखिए, दूसरा ये कह रहा है मैम मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1 0 1 1 और एक नंबर है 1 1 0, इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो ऐड करने पर मुझे ये मिला। चलिए ठीक है, बाइनरी एडिशन भी हमको आता ही है, आता है ना। 1 प्लस 0 तो 1 ही होता है, 0 प्लस 1 ये भी 1 ही होता है, 1 प्लस 1 मैम ये 1 0 होता है, और अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाता है तो ये 1 1 होता है। बिल्कुल सिंपल, जैसे डेसिमल वाला होता है ना, 1 और 1 2 होते हैं, और 2 को बाइनरी में 1 0 से लिखते हैं हम। 1 और 1 और 1 3 होते हैं, तो बाइनरी के अंदर उसको हम 1 1 से लिखते हैं। ये तो हमको आता ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 और 0 1 हो गया, 1 और 1 0 और 1 हो गया आपका कैरी, 1 और 1 अगेन 0 कैरी, 1 और 1 अगेन 0 और 1 कैरी, यानी कि आंसर में क्या आना चाहिए था 1 0 0 1। और इसमें क्या गिवन है, इसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है, हर बार यही ऑप्शन दे रहा है, देखो 1 0 1 0 1। अरे नहीं भाई, तू गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों से कह रहा है कि एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट एन आर्टिकल बी मार्क्ड सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 33% इवन हमने डिस्काउंट दिया है 5% का। ये है आप लोगों के 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। सिर्फ 2 चेंजेस मैंने किए हैं, डिस्काउंट वैल्यू चेंज कर दी है और मैंने गेन वैल्यू चेंज कर दी है। गेन वैल्यू आपको 8% दिया था और डिस्काउंट आपको 10% दिया था। बिल्कुल सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज किए, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमको ये चीज पता होनी जरूरी है, एक आपके पास में होती है एमआरपी, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, जिसमें खरीदा वो कॉस्ट प्राइस, जिसमें बेचा वो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके हम प्रॉफिट निकालते हैं। ये चीज तो बेसिक चीज हो गई। अब यहां पर देखो, जो मैं ट्रिक आपको सिखाने वाली हूं ना, वो ट्रिक क्या ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि आपको चलानी है जी गाड़ी। कैसी गाड़ी, आप जाएंगे सीपी से एसपी और एसपी से जाएंगे जी एमपी की तरफ। हमेशा याद रखेंगे, सीपी से जाएंगे एसपी, एसपी से जाएंगे एमपी। ट्रिक इसी तरीके की काम है। आप गाड़ी चलाएंगे और एक टर्न ले लेंगे, या फिर आप उल्टी गाड़ी भी चला सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहां पर मैं बनाने वाली हूं एक रेशो का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कैसे चलेगा, आप अगर कॉस्ट प्राइस से शुरू कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस से और डिवाइड कर देंगे
मार्क्ड प्राइस से, या फिर अगर आप उल्टा चला रहे हो तो मार्क्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे सेलिंग प्राइस से और डिवाइड कर दोगे जी कॉस्ट प्राइस पे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। यूजुअली आप लोगों के यूजीसी नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, और कुछ नहीं है, यही ट्रिक है। सीपी एसपी एमपी लिखना है और गाड़ी चलानी है, तो सीपी मल्टीप्लाई बाय एसपी मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस आपको करना है। अप्लाई करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। आपसे कह रहा है कि अगर मेरे पास में कोई एक आर्टिकल है, मैं मान लेती हूं कि उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, हर बार मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ही मानती हूं। आपसे ये कह रहा है कि इसकी मार्क्ड प्राइस जो है वो मैं क्या रखूं, या मैं कितने पर उसकी मार्क्ड प्राइस को रखी गई है, कितने पे रखी गई है, मैम कह रहे हैं डिस्काउंट पे रखी गई है। अच्छा जी, 5% डिस्काउंट पे रखी गई है। 5% डिस्काउंट, तो 100 का 5% डिस्काउंट कितना होगा, 95 हो जाएगा। ये क्या है, ये मेरी मार्क्ड प्राइस हो गई। आपसे ये कह रहा है कि इसको गेन कितने का हो रहा है, इसको गेन हो रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस हो रही है 133 की। कैसे निकाला, कह रहा है मैम 100 पे 33% का फायदा हो रहा है, तो 100 पे 33% मतलब 133। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर बार सेलिंग प्राइस को हम 100 क्यों लेते हैं। तो क्या हो गया, एसपी आ गया, सीपी आ गया, एमपी आ गया। गाड़ी चला दूं, गाड़ी चला दीजिए। मैंने कहा सीपी एसपी एमपी, सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए दोबारा से सॉल्व करके देखते हैं। 5 से काटूंगी तो 5 1 जा और 5 9 जा आ जाएगा, ये 20 टाइम्स चला जाएगा, और ये 19 से सीधा सीधा आई थिंक 7 टाइम्स कट रहा है ना, हाँ राइट। 6 अपना बिल्कुल 63 है तो कट रहा है। अब आपका आ जाता है ये कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 0 का 0 एज इट इज। और ये जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू हमने किसकी निकाली है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आस्किंग वैल्यू किसकी है, कॉस्ट प्राइस की है। पर मैम आपने तो कहा कि हमने माना है 100, आपने तो कहा 100, हमारे अकॉर्डिंग तो 100 था, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 140 आ रहा है, मतलब 100 पे कितना का गेन हो गया, 40% का गेन हो गया, और आंसर आप लोगों का आ जाएगा 40%। वेरी बेसिक वेरी सिंपल ट्रिक। उम्मीद करती हूं कि मजा आया होगा ये ट्रिक सीख के। कुछ भी नहीं किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू सेट करी, हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्क्ड प्राइस निकालो और सेलिंग प्राइस निकालो। 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि 100 का 1%, 2%, 10%, 1000% निकालना बहुत आसान होता है। परसेंट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो बस 100 मल्टीप्लाई बाय 5% निकालना है तो 5/100। सही बात है। अगर 33% निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 33/100, तो ये आता है 5, ये आता है 33, और बढ़ के आ रहा है तो 100 प्लस 33 133, घट के आ रहा है तो 100 माइनस 5 यानी 95, इसीलिए 100 मानती हूं। अब बस ये चीज करना है। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप करके दिखाइएगा कि यहां पर तो लगा दूं अगर 8 और यहां पर लगा दूं 10%, तो क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड्स हैं, और आपको इसे रिलेट करना है, ठीक है, कि कौन सा मेथड कैसा होता है। लेक्चर मेथड जिसके अंदर टीचर आता है, जैसे ये लेक्चर मेथड हो सकता है, मैं आई हूँ, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ये ऐसे है वैसे वैसे। स्टूडेंट कैसा है, पैसिव है, एक्टिव कौन है, टीचर है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैसा है, मैम ये भी टीचर सेंट्रिक है। वाई टीचर सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पर आपको हम करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन टीचर करके दिखाता है, जो अथॉरिटी है वो आपको करके दिखाएगी कि देखो इसको ऐसे करना है। जैसे आपने एक नया मोबाइल फोन लिया, अब मोबाइल फोन कैसे चलाना है, क्या करना है, आप प्रोजेक्ट वर्क पे आए, राइट, आप क्लास में आए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हूँ साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ऐसा है कि आपने खुद से सीखा चीज, मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, ह्यूरिस्टिक आपको दे दिया, अब आप क्या करोगे, आप खुद से अपना दिमाग लगाओगे, फाइल बना के लेके आओगे। हमने बहुत बनाए हैं प्रोजेक्ट फाइल्स, तो बनाए हैं या मतलब आगे पीछे से कहीं से तो निकाला ही है, कॉपी किया है, तो उसमें टीचर का कोई योगदान नहीं होता, आप ही कॉपी करते हो। कोलैबोरेटिव मेथड क्या होता है, कोलैबोरेटिव मेथड होता है मिक्स, एक होता है कोलैबोरेटिव और एक और होता है कोऑपरेटिव। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोऑपरेटिव में और कोलैबोरेटिव में, कोलैबोरेटिव स्वेच्छा से हो रहा है, दोनों पार्टी स्वेच्छा से आ रही है। कोऑपरेशन में कोई उन्हें बोल रहा है कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए एक दूसरे से, है ना। तो बताइए मुझे क्या होने वाला है यहाँ पर, स्टूडेंट एंगेजेस इन डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर एंड लर्न, क्या ये कोलैबोरेटिव नहीं है। इम्पार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग एंड एम्फेसिस ऑन द पार्टिसिपेटिव procedures. Very very direct and a simple question.
मुझे लगता है एक ही ऑप्शन से ये सॉल्व हो सकता था आप लोगों का, एक ही ऑप्शन से ये सॉल्व हो सकता था, राइट? तो आप लोगों का लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज लेक्चर मेथड से आ जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर्स, कोलैबोरेटिव आ जाएगा, स्टूडेंट जो है वो बहुत अलग अलग एक्टिविटीज लर्न कर रहा है, किसके थ्रू लर्न करेगा भैया, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू ही तो करेगा, राइट? वैल्यूज डेवलपमेंट स्टेजेस, देखो एक्चुअली में क्या है, इसकी बहुत सारी स्टेजेस है, 4 ही नहीं, इसकी ना 7-8 स्टेजेस बताई जाती है ना, 7-8 स्टेजेस इसकी बताई जाती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, हम जो एकदम ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टेज होती है जिसके अंदर हम लोग चीजों में अपना सर्वाइवल ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि है ना, वो होता है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ऐसा नहीं होता है कि यार वैल्यू सिस्टम डेवलपमेंट जो है नहीं नहीं बचपन से ही ऐसा होता है, नहीं, पहले एनवायरमेंट में हम अडेप्ट करते हैं, हम देखते हैं क्या सर्वाइव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट थ्योरी, है ना, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे हम चीजों में रिलेशनशिप निकालना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही तो एक इंसान में, एक बच्चे में वैल्यूज आती है, पहले तो वो सर्वाइवल देखता है ना भाई। अब देखो यार, किसी के पास में मतलब आप मान लो आपको बहुत अच्छा लगता है सोशल कॉज में पार्टिसिपेट करना, आपको डोनेट करना अच्छा लगता है, पर खुद की जेब में 1000 रुपए हैं तो कैसे आप क्या डोनेट करने वाले हो भाई, है ना, हम क्या करने वाले हैं, आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता 1000 रुपए में, तो क्या करने वाले हो, अपना सर्वाइवल पहले देखोगे, पहले आप वैल्यूज को ऊपर रखोगे, तो ऑब्वियसली पहले अपना सर्वाइवल, फिर आप चीजों में रिलेशनशिप निकालना स्टार्ट करते हो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, फिर आप जाके क्या करते हो, सेल्फ एस्टीम वाली चीज पे आ जाते हो, राइट? फिर उसके बाद में आप सभी लोग जो है वो सेल्फ एस्टीम से निकल के हम लोग आते हैं, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है हमारा, हम इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस पे काम करने लगते हैं कि मुझे ये करना है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं तो यही करूंगा, क्यों? क्योंकि हम अब अपने अकॉर्डिंग, अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ऑफ कोर्स हम बहुत सारी चीजें जो उसके अराउंड लगाते हैं, क्योंकि देखो आप डिसीजन पहले ले लेते हो और उसके बाद उसको जस्टिफाई करते हो, तो उस जस्टिफिकेशन में हम कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे होते हैं, है ना, हम कोहेशन कर रहे होते हैं, ये एक टर्म है जो आपको यूज आता है। देन आपका एक मोटिव हो जाता है दैट यू हैव टू मेक अ डिफरेंस, कि नहीं, मुझे जो दुनिया कर रही है मुझे उससे अलग कुछ करके दिखाना है, मेरा वो वैल्यू सिस्टम है, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, तो मेकिंग अ डिफरेंस वाले चीज पे आप चले जाते हो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर फाइनली जो भी आपको काम करना है वो आप काम करते हो। इस तरीके से वैल्यू डेवलपमेंट का स्टेजेस जाती है। देखो ये टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन का मिक्स है। अब आप यहाँ पर देखो, आपको ऑप्शन दिए थे, 4 स्टेजेस है और है वैल्यू कलेक्शन थ्रू इन्विटेशन, इनर इवेल्युएशन, वैल्यू कंसोलिडेशन, वैल्यू का क्लैरिफिकेशन करना, तो ये आप लोगों को यहाँ पर मैच करना था। तो अब आप खुद सोच के बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो सर्वाइविंग आता है, ठीक है ना, उसके बाद में क्लैरिफिकेशन आएगा, या जिसको हम लोग बोलते हैं कंफर्म करनी आएगी चीजें, कि हाँ यार अब हम कंफर्म कर रहे हैं चीजों को, अब रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमारे इवेल्युएशंस होंगे, सही, और उसके बाद में फाइनली हम काम करेंगे। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है, और मैं बहुत खुश हूं कि कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाँ, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने एक टॉपिक भी पढ़ाया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो थ्योरीज हम पढ़ रहे थे, है ना, और ये जो थ्योरीज है इसमें हमने एक टर्म देखा था, ईगो और सुपर ईगो, याद है क्या? किसने दिया था ये थ्योरी वाला टर्म? ईगो, सुपर ईगो, वैल्यू सिस्टम इवैल्यूएशन, ये एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया था, किसी को याद है? ए नहीं है इसका सही आंसर। इन थ्योरिस्ट का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने ईगो, सुपर ईगो, है ना, डिजायर, नीड, इसकी बात करी थी, डिजायर की, नीड की, 2 अलग अलग लोग हैं ये, है ना। फ्रूड बिल्कुल सही, और साथ ही साथ मैस्लो, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना, इन्होंने डिजायर में और नीड में दोनों में डिफरेंस भी बताने की बात करी थी, इफ यू रिमेंबर, है ना। और ये सिगमेंट फ्रूड, बिल्कुल ठीक। देखो सुपर ईगो खराब नहीं होता, सुपर ईगो अच्छा ही होता है, वैल्यूज को ही बोलते हैं सुपर ईगो, ईगो खराब होता है,
ठीक है। अब बात ऐसी है कि स्टेज 1 में हम ऑफ कोर्स वैल्यू कलेक्शन पर बात करते हैं, उसके बाद में हम इनर इवैल्यूएशन पर बात करते हैं, ठीक है ना, फिर हम चीजों में क्या लगाते हैं, कंसोलिडेशन लगाते हैं, फिर फाइनली हम उसे अप्लाई करके क्लैरिफाई करते हैं। देखो आपसे ये बोला हुआ है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर बात की जा रही है ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट्स। बचपन का समय याद करिए जब आपको स्कूल प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे और जान आप लोगों की निकल जाती थी। हमको आज तक एक ही स्कूल प्रोजेक्ट अच्छा लगा है जो हम सब लोगों ने बचपन में किया था, इफ यू रिमेंबर, कि सारे के सारे चॉकलेट के रैपर्स को लगाना होता था अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। क्या बोलते थे उसको, स्क्रैप बुक, प्रोजेक्ट बुक, क्या कौन सी बुक होती थी वो, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक जो भी होती थी, याद है क्या बचपन में? फिर पापा बहुत सारे आपके चॉकलेट्स लेके आते थे, टॉफीज लेके आते थे, फिर वो हम खाते थे और उसके रैपर्स को चिपका देते थे। इसके बाद या इसके पहले हमको जीवन में आज तक स्कूल का या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया है, सही है ना? तो मतलब वो जो प्रोजेक्ट्स हमको स्कूल में मिलते थे, मैम उससे होती थी स्ट्रेस। ऐसा बोलना चाह रहा है ये कि ये सारी चीजें जो है वो बच्चे को बड़ा स्ट्रेस देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक हाइपोथेसिस हमने बनाई कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस डू इन्फ्लुएंस स्ट्रेस प्रोननेस। समझ में आ गया? ये मैंने हाइपोथेसिस बना ली है कि डू इन्फ्लुएंसेस। एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस, नल हाइपोथेसिस इज एडवांस्ड टू फाइंड आउट द टेनेबिलिटी ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और इसी स्टेटमेंट से 2021 का एक सवाल बना था। देखो अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगी तो ये बताऊंगी कि कभी भी जो हमारी एक्चुअल हाइपोथेसिस है, जो कि हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस, सब्सटेंशियल हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, इसको टेस्ट करने का मेरे पास में कोई भी डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं होता। डायरेक्टली मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती, हाँ इनडायरेक्टली कर सकती हूँ। और वो इनडायरेक्ट तरीका क्या है? थ्रू नल हाइपोथेसिस। हम इसलिए हमेशा नल हाइपोथेसिस बनाते हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस एक स्पेसिफाइड सिंगल स्टेटमेंट आपको दे देता है जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये दिखाता ही नहीं चीजों के बीच में। हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कहता है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आप सोच के देखो, नल हाइपोथेसिस मतलब नो रिलेशनशिप या नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे फायदा क्या हुआ? मैम इसको गलत प्रूव कर दो तो जो भी रिश्ते पॉसिबल हैं, क्या क्या रिश्ते कहलाते हैं, वो सारे के सारे सही साबित हो जाएंगे ना? क्यों? ये नल है और ये ऑल्टरनेटिव है। नल गलत तो ऑल्टरनेटिव सही, अगर नल सही तो ऑल्टरनेटिव गलत। मतलब हम नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसमें नल मतलब कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं करता, ये हर चीज को इक्वल बताता है। इसको गलत प्रूफ कर दो, इसको गलत प्रूफ कर दो, तो जो भी बचे हुए कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे सही साबित हो जाते हैं। हो गई ना रिसर्च सक्सेसफुल, हो गया इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल। ये चीज है। तो आप, मैं कह रही हूं कि ये पूछा गया था आपसे कि इज इट ट्रू कि आपकी नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जा सकता है, रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता डायरेक्ट? 100% ट्रू। कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेटिव तो कितनी सारी होती है, कितनी सारी के लिए टेस्ट लगाओगे? नल एक ही है, उसको गलत साबित कर दो भाई, हो गया रिसर्च हाइपोथेसिस सही। तो आपको ये कह रहा है कि मैंने एविडेंसेस निकाले और इसमें मुझे पता लगा कि जो नल हाइपोथेसिस है वो इंजेक्टेड नहीं रिजेक्टेड आएगा, यहाँ इज रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अभी समझेंगे, कल ये पूरा वर्ड समझेंगे, एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, पी वैल्यू क्या है, मैम ये स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो सब कल सीखेंगे। बट आप मुझे बताओ कि अगर ये है, ये पूरी रामायण इसने लिख दी, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने अभी आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया है? ये मेन कॉन्सेप्ट था कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है ना, और बोला कि इसको गलत कर दिया हमने। तो क्या मतलब हुआ मैम? मतलब इसका ये हुआ कि जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है इट विल बी एक्सेप्टेड। खत्म। इतनी रामायण लिखा और आंसर कितना सिंपल था। समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? इमेजिन। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो देखो एग्जाम के अंदर जब भी कोई एकेडमिक एग्जाम आप देते हो, जैसे नेट, जैसे गेट, जैसे यूपीएससी की एग्जामिनेशन, इनमें पेपर हमेशा लेंदी आता है, बड़े बड़े सवाल बनाते हैं क्योंकि बच्चे का कॉन्फिडेंस नीचे जाता है ना। इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव हो चल रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जितना बड़ा सवाल बच्चे को उतना ज्यादा डर लगता है। बट मैं आपको कहती हूँ उल्टा है, जितना बड़ा सवाल उतना आसान सवाल। क्यों? एक सिंगल कॉन्सेप्ट ढूंढो उसमें से, बाकी सारी चीजें तो सिर्फ एक्स्ट्रा आपके को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखी गई है। मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो हमने समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर कर दिया। सिर्फ एक लाइन समझनी थी यहाँ पर आपको।
तो यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ये आपको करके आने हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, आपकी जो शोध परिकल्पना थी, यानी कि जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस थी, दैट वाज एक्सेप्टेड। व्हाई? बिकॉज नल हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर बताइए कहाँ बनेगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बनेगा इनके एग्जाम्पल्स में। तो चलिए एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी करते हैं। कूल मीडियम के तौर पर, कूल मीडियम में सबसे इंपॉर्टेंट टेलीविजन है जो आप लोगों का आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्टून आता है, ए और बी दोनों आने चाहिए, यानी कि ये भी कटाइए ये भी कटाइए, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। आगे देखो रेडियो, रेडियो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि रेडियो हॉट मीडियम होता है मैम, तो इसको भी आप लोग काटा लगाइए। करेक्ट आंसर आप लोगों का चॉइस एलिमिनेशन के बिहाफ पर लग गया है, ए और बी। आगे देखिए, नोटिस करिए, लाइव थिएटर परफॉर्मेंस है। मैंने क्या बोला था? लाइव थिएटर है, लाइव थिएटर है, पर थिएटर है, लाइव भले ही हो बट है थिएटर। अब वर्चुअल रियलिटी, अभी अभी मैंने बताया था, वर्चुअल रियलिटी भी आप लोगों के लिए क्या होता है जी? हॉट मीडियम होता है, हॉट मीडिया होता है। आपसे ये कह रहा है कि नो एनिमल्स आर फिशेस, आपको ये गिवन है कि फॉल्स है, तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग ट्रू बोल सकते हैं? अब देखो, जो आप लोगों का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टॉपिक है ना, इस टॉपिक के लिए मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई है वो ये सिखाई है कि क्वेश्चन को आते ही सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है स्क्रीन पर? जेड। जेड ड्रॉ करके हमको क्या बताने हैं? बचपन में जो मैम वावल्स सीखे थे हमने, ए ई आई ओ बोला था और यू को बोला था कि गेट आउट, राइट? तो हमने क्या किया था? ए ई आई ओ लिख दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। और आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर मैम ये जो है ये जो है ये मुझे ऑल को शो करता है, ये जो है ये मुझे नो को शो करता है, ये जो है ये सम को शो करता है, और ये जो है मैम ये सम नॉट को शो करता है। ऊपर की दुनिया किसकी होती है? शेट्टी सिस्टर्स, याद आ रहे हैं क्या? ऊपर की दुनिया, नीचे की दुनिया, लेफ्ट की दुनिया और राइट की दुनिया में हमको इसको डिवाइड करना है। राइट वाले लोग जो है नेगेटिव लोग हैं बड़े बहुत सारे मैम, और जो आप लोगों के लेफ्ट वाले लोग हैं वो कैसे लोग हैं? वो पॉजिटिव लोग हैं। ऊपर की जो दुनिया है वो यूनिवर्सल दुनिया है, नीचे की जो दुनिया है वो मैम पर्टिकुलर दुनिया है, ठीक है ना। अगर कोई चीज में कांटा लग जाता है मैम तो कौन आता है? टोनी कक्कड़ भैया आते हैं, और ये जो कांटा लग जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेडिक्शन, सही है। ऊपर जो है कौन? बड़ी दीदी, बड़ी शेट्टी, बड़ी शेट्टी जी क्या बोलती है? कॉन्ट्रेरी। और नीचे जो है वो है छोटी सिस्टर, तो छोटी है तो वो क्या कहेगी? सब कॉन्ट्रेरी, सही है। इसके अलावा जो आपके यूनिवर्सल से पर्टिकुलर वाले लोग होते हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? सब ऑल्टरनेशन, है ना। तो यही सारे रिलेशन थे, यही हमारी ट्रिक है, यही हमारी ट्रिक है। वेरी गुड। शिल्पा शेट्टी जी ऊपर, शमिता शेट्टी जी नीचे, ठीक है जी। सब ऑल्टरनेशन हो गया, ये हमको याद रखना था। ऊपर वाला कॉन्ट्रेरी कहेगा तो नीचे वाला कहेगा मैं छोटा हूं तो मैं सब सेट कहूंगा, तो मैं कहूंगा सब कॉन्ट्रेरी। जो ऊपर के रूल्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट नीचे के रूल्स रहेंगे, सही है। ये वाली चीजें थी, ये ऑल को शो कर रहा था, ये जो है नो को शो कर रहा था, ये आई जो है सम को शो कर रहा था, ये सम नॉट को शो कर रहा था। अब चलेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन भरते ही फटाफट हमको क्या करना है? हमारी कुंडली बना लेनी है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की यही कुंडली है, सबसे पहले इसको बना लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो एनिमल्स आर फिशेस को फॉल्स गिवन है। अब सबसे पहले तो मैचिंग मैचिंग खेलेंगे। कौन सा स्टेटमेंट गिवन है मैम? नो वाला स्टेटमेंट गिवन है। अब नो वाला स्टेटमेंट किस में आता है? नो वाला स्टेटमेंट किसके पास में है मैम? नो वाला स्टेटमेंट तो ई के पास में है। अब ये कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, जो आपका ई है वो फॉल्स है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ई फॉल्स है तो इसका बिल्कुल उल्टा कौन कहता है? मैम इसका बिल्कुल उल्टा कहता है आई। क्यों? कांटा लगा है ना। टोनी भैया आए थे तो टोनी भैया ने बोला हम तो कांटा लगाएंगे, तो कांटा लगा दीजिए। तो जो ई है उसका अगर ये बोल रही हूं तो ट्रू कौन कौन से हो सकते हैं मैम? देखो 100% आई तो ट्रू होगा, यानी सम वाला स्टेटमेंट ढूंढो मैम क्वेश्चन के अंदर। आपको देखो दिख रहा है कि सम एनिमल्स आर फिशेस, ये जो स्टेटमेंट है ये दिख रहा है क्या? सम एनिमल्स आर फिशेस। सबसे पहले तो इसको ढूंढो कि ये जो है क्या ये आप लोगों के लिए ट्रू होगा? बिल्कुल होगा। आप देख सकते हो इधर भी है, इधर भी है मैम, इधर भी है और इधर भी है। मैम देख तो लिया पर आंसर में कुछ फायदा हमको खास इससे मिला नहीं, क्योंकि सब में डी है। चलो कोई नहीं, दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप सभी लोगों के लिए कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी और सब ऑल्टरनेशन में से अगर हम लोगों को चेक करना हो तो सब कॉन्ट्रेरी से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सब ऑल्टरनेशन के बारे में बताओ। जो फॉल्स बातें हैं,
क्या हमें उसके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग आती है सब ऑल्टरनेशन के अंदर? देखो ऊपर से जो फॉल्स वाली चीजें हैं क्या वो नीचे की तरफ आती है? नहीं मैम, फॉल्स की चीजें तो नीचे से ऊपर जाती है, नेगेटिविटी तो भैया ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सम नॉट है क्या उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस आएगा? यहाँ पर हमारे पास में जो सम नॉट है उसके अंदर कोई किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस आएगा? नहीं मैम, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, क्योंकि जब ऊपर वाला यूनिवर्सल वाले लोग फॉल्स हो जाते हैं तो पर्टिकुलर हमको नहीं पता, फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो ये सम नॉट वाला है इसको आप कांटा लगा दो, सम नॉट वाले को कांटा लगा दो, ये नहीं हो सकता, डाउटफुल है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, हमको अच्छा एक चीज बताइएगा, जो आप लोगों का कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है? वो है ऑल और नो वाले। क्या कभी ऐसा होता है कि हमारा एक स्टेटमेंट जो है अगर वो फॉल्स है तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है? ऐसा होता है क्या? मैम कॉन्ट्ररी में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर एक ट्रू है तो दूसरा वाला क्या हो सकता है? फॉल्स। बट यहां पर ये नहीं हो सकता कि एक फॉल्स हो जाए तो दूसरा वाला ट्रू होगा। मैम ये क्या होता है? डाउटफुल हो जाता है। यानी कुल मिला के कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप भी यहां पर हमारे लिए क्या नहीं होंगे? फॉलो नहीं होंगे। मैम जब कॉन्ट्ररी भी फॉलो नहीं होंगे तो इसमें भी कांटा लगेगा। और नो आप लोगों का एनिमल्स आर फिशेस बोला है तो ऑल फिशेस आर एनिमल, इसमें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी मैम चेंज कर दिया। यानी केवल और केवल मैम ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग क्या करके आते? ऑप्शन नंबर डी करके आते। ये आप लोगों का 2023 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को बेसिक रूल्स पता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स रैंक्ड फ्रॉम द फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस टाइम। मेमोरी हायरार्की का मैं एक ही टॉपिक है आईसीटी में जिसमें मैं हमेशा 100% गारंटी आपको देती हूँ कि एक सवाल बनेगा, दैट इज मेमोरी हायरार्की। और अगेन आप लोग देख लीजिए, अभी इससे 2 क्वेश्चन पहले भी मेमोरी हायरार्की था, अभी यहाँ पर भी मेमोरी हायरार्की आ गया है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है एक्सेस टाइम के टर्म्स में, एक्सेस टाइम फास्टेस्ट से स्लोएस्ट बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है एक्सेस टाइम का। यानी कि जो सबसे तेज है उसका एक्सेस टाइम क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे कम एक्सेस टाइम किस में लगेगा? कैश में। सबसे कम क्यों? सबसे ऊपर कैश आती है, उसके बाद में आती है रैम, उसके बाद में आएंगी ऑप्टिकल ड्राइव्स और फिर आएंगी एसएसडीज, या फिर पहले एसएसडी आएगी और ऑप्टिकल ड्राइव आएगी। सिर्फ 2 में कंफ्यूजन है, बाकी आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो? देखूं, सी डी। अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी किसकी? एसएसडी की और ब्लू रे की। ब्लू रे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसने डीवीडी को रिप्लेस किया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्टिकल फॉर्म का डेटा जिसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास में लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। ठीक है, उसके बाद में रैम, उसके बाद में रोम, फ्लैश ड्राइव्स इसके नीचे आएंगी, उसके बाद में एसएसडी है ना, ये फ्लैश ड्राइव यहाँ आएंगी, फ्लैश ड्राइव। और फ्लैश ड्राइव क्या होती है? ब्लू रे टेक्नोलॉजी से बनती है आज के। पेन ड्राइव जो होती है आप लोगों की, दैट इज ब्लू रे। फिर एसएसडी, फिर एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप्स, एक ही बात है। ये क्या है मैम? ये आप सभी लोगों का ऑर्डर है। सबसे ऊपर, इनके भी ऊपर रजिस्टर्स है ना, ये तो क्या है? सीपीयू के अंदर ही लगे हुए हैं रजिस्टर्स। लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश, देन रैम आप लोगों की, देन रोम हो गई, देन आप लोगों का फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे हो गई, एसएसडी हो गया, एचडीडी हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गया। ये क्या है? मेमोरी हायरार्की है, सबसे कम एक्सेस टाइम से लेकर सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम में। तो बस आपको उल्टा ही लगाना था, सबसे कम एक्सेस टाइम तो फास्टेस्ट कैश। ठीक है, हटाइए। उसके बाद में रैम हटाइए। वैसे तो एसएसडी और उसका कंफ्यूजन ही नहीं आएगा आपको अगर आपको ये भी पता है तो। ठीक है, सही है, सभी को समझ में आ गया। ऑप्टिकल डिस्क कहाँ आएगी? ऑप्टिकल डिस्क एसएसडी के ऊपर आएगी। ठीक है। Which one of the following statement are true about the International Solar Alliance? क्या 2012 के अंदर फाउंड किया था? इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था, हेडक्वार्टर्स जेनेवा के अंदर है और 100 कंट्रीज से ज्यादा लोगों ने इसे साइन कर लिया है।
मोस्टली सनशाइन कंट्रीज जो है वो इसका मेंबर, इस अलायंस का मेंबर है। मैम सबसे पहली चीज जो हमको रटी हुई है कि भैया फाउंडिंग मेंबर जो है वो तो इंडिया है। इंडिया के साथ में मैम जहां पर फैशन बहुत ज्यादा फेमस है यानी कि फ्रांस, वो भी है ना जी, है तीनों के तीनों, फैशन फेमस फ्रांस। ये तीनों लोग थे जिन्होंने मिलके दोनों लोग थे जिन्होंने मिलके फाउंड किया था। सारी की सारी सनशाइन कंट्रीज की बात हो रही है क्या? सनशाइन कंट्रीज बिल्कुल सही है। क्या ये वही कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उनके बीच में लाए करती हैं? जो इसका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है क्या? मैम दुनिया के सारे हेडक्वार्टर्स देखो वैसे तो हमारे अकॉर्डिंग जेनेवा में ही है। कोई हमसे ये पूछ लेता है कि हमारा जन्म का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भी हम जेनेवा ही लिख के आते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो भी याद नहीं है हेडक्वार्टर्स वो जेनेवा में ही होंगे। और ऊपर से जेनेवा को हम स्विट्जरलैंड की कैपिटल भी याद रखते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। जेनेवा नहीं है अपना खुद का जेनेवा, अपना देशी जेनेवा है गुरुग्राम, ठीक है ना। ये आप लोगों का हेडक्वार्टर है। 2012 के अंदर नहीं हुआ था मैम, 2015 में। मैम ये कैसे याद रखे? मान लीजिएगा कि मोदी जी की भक्ति में ही हुआ था ये चीज भी, तो आप ऐसे मान लीजिएगा मोदी जी के आने के बाद ही हुआ था ये भी, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा। और कंट्रीज कितनी है इसके अंदर? इसके अंदर कंट्रीज 100 नहीं है, 123 कंट्रीज हैं। ये लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब आपको याद हो तो अपना हुआ था शिव सर के साथ में बातचीत, राइट। मोदी जी ने इसके नाम पे, इस पर एक नाम भी दिया था, अपना देसी नाम सूर्यपुत्र, राइट। तो ISA के बारे में जो जो स्टेटमेंट सही है वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो कृपया करके आप उन्हें याद रखिएगा, ठीक है जी। तो आपकी 100 कंट्रीज से ज्यादा, बिल्कुल 123 कंट्रीज हैं, सनशाइन मेंबर्स हैं, बिल्कुल हैं, और इंडिया फाउंडिंग कंट्री है, बिल्कुल है। पर 2015 में हुआ था, जेनेवा के अंदर नहीं, गुरुग्राम में हुआ था। और तो क्या, बस बढ़िया।